वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज के इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास फिजिक्स फेडरल बोर्ड के चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट मार्क करेंगे। इसमें सबसे पहले एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। विच क्वांटिटी इज़ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। तो इस स्टेटमेंट में वो कहता है कि किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, यानी किस चीज़ की कौन सी क्वांटिटी ऐसी है इन गिवन ऑप्शंस में से जिसको कम या ज़्यादा करने से इनर्शिया की जो वैल्यू है वो उससे मुतासिर होती है, चेंज होती है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है मैस, ऑप्शन बी हमारे पास है फोर्स, ऑप्शन सी हमारे पास है वेट और ऑप्शन डी हमारे पास है फ्रिक्शन। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो किसी भी बॉडी का जो मैस होता है उसके कम या ज़्यादा करने से जो उसका इनर्शिया है वो तब्दील होता है। यानी किसी चीज़ का मैस अगर ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, अगर उसका मैस कम होगा तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा बड़े साइज़ की होगी उसको अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाना, और अगर वो मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाना जो है वो मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि उसका मैस ज़्यादा होने की वजह से उसका इनर्शिया जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा ए, जिसको आप मार्क करेंगे मैस। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी वेइंग 10 न्यूटन। व्हाट इज़ इट्स एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें वो कहता है कि एक फ़ोर्स हमारे पास है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और वो अप्लाई की जा रही है एक बॉडी के ऊपर जिसका वेट हमारे पास है 10 न्यूटन। तो उसके बाद वो कहता है कि उसका एक्सेलेरेशन कितना होगा। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसा कि स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास जो फोर्स है वो 5 न्यूटन है और डब्ल्यू यानी वेट जो है वो हमारे पास 10 न्यूटन है, और एक्सेलेरेशन जो है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम देखें तो हमारे पास एक रिलेशन है F इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पर अगर हम देखें फोर्स जो है उसको फाइंड आउट किया, फोर्स हमारे पास गिवन है, मैस की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लें वेट के ज़रिए से तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है वो W यानी वेट और मैस के दरमियान जो एक रिलेशन है, एक इक्वेशन हमारे पास है, उसको हमने यूज़ किया है यहाँ पर। तो W की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमने मैस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ताकि इस फार्मूला के अंदर हम पुट कर सकें। तो मैस इधर मल्टीप्लाई इधर आकर जो है वो अगर इसको साइड पर रखें, जी इधर मल्टीप्लाई है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो W की वैल्यू 10 न्यूटन है जबकि जी की वैल्यू भी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 10 होती है। तो इसको इसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मैस आ जाएगा वो आ जाएगा 1 kg। तो अब इस मैस की वैल्यू को अगर हम इसके अंदर जो है वो पुट करें तो फोर्स की वैल्यू भी गिवन है जो कि 5 है, मैस का यूनिट हमारे मैस की जो वैल्यू हमारे पास है वो 1 है। तो एक्सेलेरेशन जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है यहाँ पर। तो a मल्टीप्लाई बाय 1 अगर देखें तो हमारे पास a ही आएगा। तो हमारे पास इस तरह से जो एक्सेलेरेशन आता है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी होगा, जिसको आप मार्क करेंगे 5। उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास है, वो कहता है इफ़ अ स्टील क्यूब हैज़ एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर वो कहते हैं कि एक स्टील का एक क्यूब है हमारे पास, लेट्स सपोज कि अगर हम मान लेते हैं कि वो कुछ इस तरह से है। स्टील का बना हुआ एक क्यूब है जिसका एक्सेलरेशन यानी वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अनदर साइज स्टील क्यूब इज प्लंज्ड इनटू इट। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द दिस कम्बिनेशन। तो आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, स्टेटमेंट को दोबारा से देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन आपको समझाता हूँ कि किस तरह से वो इसके अंदर वो पूछना चाहता है आपसे कि एक स्टील क्यूब हमारे पास है जिसका एक्सेलरेशन यानी वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और एक और स्टील क्यूब जो सेम साइज़ का है जिसका मैस भी सेम है उसके अंदर अगर हम उसको इंसर्ट कर देते हैं, डाल देते हैं, तो उसके एक्सेलरेशन पर जो है वो क्या फ़र्क पड़ेगा इस कम्बिनेशन के एक्सेलरेशन के ऊपर। तो ओवरऑल एक्सेलरेशन के ऊपर हमने चेंज देखना है। तो बेसिकली हमने किया क्या है कि एक हमारे पास स्टील क्यूब पहले से था, उतना ही स्टील क्यूब उसके अंदर हमने जो है वो और मज़ीद ऐड कर दिया है। तो इसके ऐड करने से उसके जो है वो मैस के अंदर इंक्रीज़ हो गया है, यानी उसका मैस जो है ओवरऑल बढ़ गया है। तो बेसिकली हमने मैस और एक्सेलरेशन का रिलेशन को देखना है जो कि हमें मिलेगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। उसका सोल्यूशन अभी हम देखते हैं। अब इस सॉल्यूशन के मुताबिक अगर हम उस एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को देखें तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो गिवन था वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, और हमारे पास लेट सपोज के यहाँ पर हमने लेट किया है कि जो मैस हमारे पास है वो 1 kg है, और अगर हम एक और स्टील क्यूब उसके अंदर अगर इंसर्ट करते हैं तो उसका मैस जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम देखें तो हमारे पास जो
मैस और एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है, ये दो इक्वेशंस यहाँ पर दिखाई गई हैं। एक्सेलरेशन जो है वो मैस के लिहाज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी मैस को ज़्यादा करने से एक्सेलरेशन जो है वो कम होता है, और अगर मैस को अगर हम कम करते हैं तो एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ जाएगा। इसी तरीके से नेट फोर्स की जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि यहाँ पर हमारे लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने मैस और एक्सेलरेशन के रिलेशन को देखेंगे। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट एफ ओवर एम हमारे पास होगा, यानी ए जो है एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के। तो यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि मैस पहले हमारे पास जो था वो सिंगल था, यानी एक हमारे पास स्टील क्यूब था, अगर हमने उसके अंदर एक और स्टील क्यूब जो कि सेम साइज़ का है, जिसका मैस भी उतना ही है, तो वो डबल हो जाएगा यहाँ पर। तो हमने उसको क्या कर दिया, 2m कर दिया। अब यहाँ पर हम 1/2 इसको अगर हम साइड पर कर दें फ्रैक्शन पार्ट को, तो ये अगेन हमारे पास एफ ओवर एम के इक्वल ही बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि मैस को डबल करने से अगर हम यहाँ रिलेशन देखें तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। तो इस लिहाज से जो इसका आंसर बनेगा, पहले जो हमारे पास एक्सेलरेशन था वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, उसका अगर हम हाफ करते हैं तो 10 का हाफ जो है वो हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज को हम देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज। तो लीनियर मोमेंटम का जो एसआई यूनिट हमारे पास होता है, क्योंकि मोमेंटम जो है वो इक्वल होता है पी इज इक्वल टू एम वी, तो मैस का यूनिट हमारे पास होता है केजी, और जो वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस लिहाज से जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा वो बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इनक्लोज इन अ ग्लास वेसल एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज एन एग्जांपल ऑफ। तो यहाँ पर वो ये कहता है कि अगर हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं जिनको एक ग्लास वेसल के अंदर जो है वो बंद किया गया है, एक बर्तन के अंदर यानी एक कंटेनर के अंदर जो है वो उसको बंद किया गया है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, तो ये किस चीज़ की एग्जांपल है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि अगर गैस मॉलिक्यूल्स को अगर हम टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, तो उससे क्या होगा, क्योंकि वो बाहर तो नहीं जा सकते, वो एक ग्लास वेसल्स के अंदर यानी एक बने हुए ग्लास के जो बर्तन हैं उसके अंदर बंद हैं। तो इसके ऊपर अगर हम देखें शॉर्ट फॉर्म में न्यूटन्स जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कानून है, उसके मुताबिक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही होगी। और अगर ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, तो ऐसे सिस्टम को हम एक आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, जो इर्द गिर्द के असर से आज़ाद हो। तो सी ऑप्शन को जो है वो आपने मार्क करना है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है 6, चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू। अब यहाँ पर आपने चीज़ ध्यान में रखनी है, प्रीवियस जो इस चैप्टर के शुरू में आपने जो है वो एक टॉपिक पढ़ा होगा कि फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का जो है वो आपस में एक रिलेशन होता है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको मैं अलग से दिखा भी देता हूँ। ये डेल्टा पी इज इक्वल टू हमारे पास होता है बाय टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो इक्वल टू होता है हमारे पास फोर्स के। तो अब इसके मुताबिक अगर हम देखें तो हमें ये कहा गया है चेंज इन मोमेंटम, यानी डेल्टा पी जो है वो किसके इक्वल होगा, टी उधर जाकर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू हमारे पास आएगा फोर्स इनटू टाइम। तो यानी इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा वो ऑप्शन बी होगा, जिसको आपने मार्क करना है फोर्स इनटू टाइम। उसके बाद 7th एमसीक्यूज हमारे पास है, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली इज इक्वल टू इट्स। अब एक चीज़ ध्यान में आपने रखनी है कि कोई भी जो चीज़ हमारे पास से फ्रीली फॉल कर रही है, इसको मैं नीचे इधर दिखा देता हूँ। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास ये नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, तो इसके ऊपर वो कहता है कि इसका जो टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू, यानी जितना इसका वेट होगा उतना ही ये डाउनवर्ड जो है वो उसकी वजह से ये नीचे की तरफ मूव करेगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो डी ऑप्शन होगा, वेट, जिसको आपने मार्क करना है। उसके बाद 8 एमसीक्यूज हमारे पास है, एज द रॉकेट मूव्स अपवर्ड ड्यूरिंग इट्स मोशन इट कंज्यूम फ्यूल्स इट्स एक्सेलेरेशन गोज ऑन। यहाँ पर वो कहता है कि जैसे ही एक रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है तो उसका जो फ्यूल जो कंज्यूम होता है, दोबारा से स्टेटमेंट को देख लेते हैं। एज द रॉकेट मूव्स अपवर्ड, जैसे ही कोई रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, ड्यूरिंग इट्स मोशन, इसकी मोशन के दौरान क्या होता है, इसका जो फ्यूल होता है वो कंज्यूम हो जाता है। तो उससे क्या होगा, इट्स एक्सेलेरेशन गोज ऑन, तो इसके एक्सेलेरेशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब एक रॉकेट को फायर किया जाता है
तो जब वो फ्यूल को कंज्यूम करेगा तो ऐसा ऐसा उसका जो मास है वो कम होता जाएगा। जब मास कम होगा तो इससे ऊपर हमने इक्वेशन के अंदर जो ये एमसीक्यूज़ हमने सॉल्व किए हैं उसमें हमने मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन पढ़ा था कि अगर मास जो है वो कम होगा तो एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इनके दरमियान जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसका जो एक्सेलरेशन के लिए इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा वो ए बनेगा, यानी एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि मास क्योंकि कम हो रहा है। उसके बाद 9 एमसीक्यूज़ हमारे पास है। अ बुक ऑफ मास 5 kg इज़ प्लेस ऑन अ टेबल, व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बुक। अब यहाँ पर वो कहता है कि एक हमारे पास बुक है जिसको टेबल पर रखा गया है, तो उसका जो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बुक, तो उस बुक के ऊपर कितनी जो है वो फोर्स एक्ट कर रही है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अब लेट्स सपोज कि ये डायग्राम मैंने रफली एक ड्रा की है, इसके ऊपर ये बुक हमारे पास पड़ी हुई है और इसका मास हमें गिवन है, मास हमें गिवन है 5 kg। तो यहाँ पर वो ये कहता है कि इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी इस बुक के ऊपर, तो जितना इसका वेट होगा उतना ही जो है वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन और रिएक्शन जो इक्वल होते हैं, तो इसका जितना रिएक्शन इस टेबल का आएगा वो इसके वेट के इक्वल होगा, इतनी ही फोर्स इसके ऊपर लगेगी। तो इसका अगर हम वेट कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास इसकी रिएक्शन फोर्स, ये जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी वो आ जाएगी हमारे पास। इसका वेट मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसके वेट को कैलकुलेट किया है, W इजिकल टू mg, ये हमारे पास रिलेशन है वेट और मास के दरमियान। तो मास हमारे पास 5 kg गिवन था और g की वैल्यू हमने यहाँ पर 10 रखी, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो जितना इसका वेट होगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स अपवर्ड इसके ऊपर लगेगी वो उसके इक्वल होगी। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो 50 न्यूटन होगा। तो इसके लिए आपने जो है वो ऑप्शन ए को मार्क करना है, 50 न्यूटन। उसके बाद 10 एमसीक्यूज़ हमारे पास है। टेकिंग ऑफ रॉकेट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय डैश ऑफ मोशन। अब जैसे कि आपको मालूम है एक रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ जिस तरीके से फ़र्ज़ किया, मान लिया ये जो पेंसिल हमारे पास ये रॉकेट है, अगर इसको ऊपर की तरफ लॉन्च किया जाएगा तो क्या होगा, ये इसका जो फ्यूल है, जो हॉट गैसेज़ है वो इसके बैक से निकलेंगी नीचे की तरफ, यानी वो डाउनवर्ड जो है वो प्रेशर लगाएंगी, जिसके रिएक्शन के तौर पर ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो हमारे पास इसके लिहाज से जो है वो वैलिड होगा कि जो रॉकेट है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ही जो है वो एक्शन और रिएक्शन की वजह से ही अपवर्ड जो है वो मूव करता है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को हम स्टडी करते हैं। नेट फोर्स ऑन द बॉडी फॉलिंग इन एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि अगर कोई चीज़ जो है वो फ्रीली फॉल कर रही है एयर के अंदर, तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगी। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखना है, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो फोर्सेज एक्ट कर रही होंगी। एक उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा उस ऑब्जेक्ट का, और उसके अलावा जो एयर की ड्रैग फोर्स है वो भी उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो उसके ऊपर ज़ीरो होगी, क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होंगे। तो ये रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स हम क्या लिखेंगे उसको, रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स जो वो हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, इसको आप मार्क करेंगे। उसके बाद सी हमारे पास 12 एमसीक्यूज़ हमारे पास है। अ स्मॉल स्पोर्ट्स कार कोलाइड हेड ऑन विद अ मैसिव ट्रक, विच व्हीकल एक्सपीरियंस ग्रेटर इम्पैक्ट फोर्स इन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर वो ये कहता है कि एक कार है जिसका टकराव यानी हेड टू हेड, यानी वो सामने से एक दूसरे के साथ टकराते हैं, किसके साथ, ट्रक के साथ। तो कौन सी जो व्हीकल हमारे पास है, यानी कौन सी जो गाड़ी है या ट्रक है या कार है, उसको ज़्यादा जो है वो मुतासिर होगी या उसके ऊपर असर आएगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी फोर्स के मैग्नीट्यूड के लिहाज से, फोर्स की मिकदार के लिहाज से उस किसके ऊपर ज़्यादा जो है वो असर आएगा। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि तो इस एमसीक्यूज़ को जो है वो हम कंसेप्चुअली देखेंगे कि अगर हम देखते हैं मोमेंटम के मुताबिक, मोमेंटम जो है वो डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी या स्पीड इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, हम स्पीड या वेलोसिटी दोनों का एक जो है वो, दोनों में से एक वर्ड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि स्मॉल स्पोर्ट्स कार है और मैसिव ट्रक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो कार है उसका जो मास है वो कम है, जबकि हमारे पास जो ट्रक है उसका मास जो है वो निस्बतन ज़्यादा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मोमेंटम है वो डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी। या तो किसी चीज़ का मास बढ़ा दें तो उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा, या अगर हम उसकी वेलोसिटी बढ़ा दें तब उसका मोमेंटम जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन के लिहाज से जो है वो कार का जो मास है वो कम है, जबकि जो हमारे पास ट्रक है उसका मास ज़्यादा है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो वो तो हमारे पास ऑप्शन बनता है कि ट्रक जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा किसके ऊपर, कार के ऊपर। और यहाँ पर उसने कहा है कि विच एक्सपीरियंस
ग्रेटर इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, तो इसके लिहाज से जो वो कार ऑप्शन बनेगा। लेकिन अब दूसरे लिहाज से अगर हम देखें विच व्हीकल एक्सपीरियंस, अच्छा वेलोसिटी या स्पीड के लिहाज से अगर हम देखें, अगर हम मान लेते हैं कि जो ट्रक है वो रेस्ट में है जबकि कार जो है वो मूव करके आ रही है, तो यानी उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ों के लिहाज से जो है वो ये चीज़ कन्फर्म नहीं हो पा रही कि अगर गाड़ी रेस्ट में है या मोशन में है, तो उसने इस चीज़ की बात नहीं की। तो अब इस लिहाज से अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो हमारे पास ये तीनों ऑप्शन जो है वो उस लिहाज से दुरुस्त नहीं हो सकते, जबकि ये वाला जो ऑप्शन हमारे पास सी है, दे एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, इसको आप जो है वो मार्क करेंगे, इसका सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि इस कंडीशन में हम ये मान लेंगे कि हमारे पास जो मैसिव ट्रक है उसका मैस ज़्यादा है जबकि गाड़ी जो है वो चलती हुई आ रही है, तो उसका जो है वो वेलोसिटी की वजह से उसका मोमेंटम जो है वो ज़्यादा है, तो दोनों जो है वो सेम फोर्स को जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे। उसके बाद 13 MCQs पर हम जाते हैं। अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 2 सेकेंड एंड इट प्रोड्यूस 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड चेंज इन इट्स मोमेंटम, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है और कितने टाइम के लिए है, 2 सेकंड के लिए उसका टाइम भी गिवन है, और रेट ऑफ जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो भी हमें गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसके ज़रिए से मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे फाइंड आउट हम करेंगे। डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू हमारे पास होता है एफ। तो हमें यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो डेल्टा पी हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास है जी 50 और डिवाइडेड बाई टाइम हमारे पास है जी 2। तो 2 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा 25। तो यहाँ पर आप 25 जो इसका आंसर है इसको आप मार्क करेंगे। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, देखें डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू हमारे पास होता है फोर्स, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो इज इक्वल टू होता है फोर्स के। तो डेल्टा पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और जबकि टाइम का यूनिट टाइम की जो वैल्यू है वो 2 दी गई है, तो इसको इस पर हम डिवाइड करेंगे तो फोर्स हमारे पास इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस लिहाज से जो एमसीक्यूज आपने मार्क करना है वो ऑप्शन सी इसका जो है वो राइट आंसर होगा। उसके बाद 14 एमसीक्यूज हमारे पास है, इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड यू अप्लाई अ फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन। तो इसके लिए आपने ये देखना है, वो ये कहता है कि एक बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर अपनी मोशन को जारी रखे हुए है और आप उसके ऊपर कोई परपेंडिकुलरली फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाकर आपको समझा देता हूँ। लेट्स सपोज कि ये एक स्ट्रिंग टाइड स्टोन है हमारे पास, यानी एक रस्सी के साथ बंधा हुआ एक पत्थर है। जब इसको हम इसको मूव करवाते हैं तो क्या होगा, एक सर्कल के अंदर इस तरीके से हम घुमा रहे हैं, तो इसके अंदर ये रुझान होता है कि ये अपनी मोशन को विद इन अ स्ट्रेट लाइन जो है वो जारी रखना चाहता है। वो किस वजह से, इसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस जो है इसके ऊपर एक्ट कर रही होती हैं। एक हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, और एट द सेम टाइम जो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट कर रही होती है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये हर इंस्टेंस के ऊपर, अगर हम इसको सर्कल के अंदर देखें तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स जो है वो लग रही होती है, जिसकी वजह से ये इसको किस डायरेक्शन में रखता है, ये इसको हमेशा जो है वो एक सर्कुलर डायरेक्शन के अंदर जो है वो रखता है, क्योंकि हर इंस्टेंस के ऊपर एक 90 डिग्री के ऊपर ये परपेंडिकुलर फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही होती है। तो यहाँ पर जो इस एमसीक्यूज का जो राइट आंसर बनेगा हमारे पास, वो बनेगा ऑप्शन सी, बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। उसके बाद 15 एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को देखते हैं। व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बिटन बाय अ स्टिक, डस्ट फ्लाइज ऑफ कारपेट, इट इज मेनली ड्यू टू। तो यहाँ पर वो ये कहता है कि एक हमारे पास एक कारपेट है जिसको हम इस तरह से झाड़ रहे हैं, ठीक है, या हम उसके ऊपर जो है कोई स्टिक के ज़रिए से उसके ऊपर जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं इस तरह से, तो जो डस्ट के जो पार्टिकल हैं कारपेट के अंदर जो मौजूद हैं, इट इज़ मेनली ड्यू टू, वो उसके अंदर रह जाते हैं। उसकी क्या वजह है, तो आप अपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि इनर्शिया की स्टेटमेंट के मुताबिक ये होता है कि कोई भी चीज़ जो जिस हालत में है वो उसी हालत के अंदर जो है वो रहना चाहती है, वो उस हालत के अगेंस्ट अगर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो उसको रेजिस्ट करती है, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो वो पार्टिकल जो वो उसी के अंदर इसलिए रहना चाहते हैं कि वो इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारे पास होगा इनर्शिया ऑफ डस्ट, यानी जो जो पार्टिकल हैं डस्ट के, वो इनर्शिया की वजह से उसी जो है वो कालीन के अंदर या कारपेट के अंदर रहना चाहेंगे। सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 16 एमसीक्यूज हमारे पास है।
अ बकेट हैविंग सम वाटर इज रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कल, वाटर डज नॉट स्पिल आउट इवन बकेट इज अपसाइड डाउन। यहाँ पर एक बकेट दिखाई गई है, इसको जब हम एक सर्कुलर उसके अंदर, जिस तरीके से मैंने आपको एक स्ट्रिंग टाइप स्टोन की मिसाल दी थी, उसमें अगर हम घुमाते हैं एक सर्कुलर इसको मोशन के अंदर, तो इसके अंदर जो पानी होता है वो नीचे की तरफ नहीं गिरता। उसकी क्या वजह है? तो आपने ये जहन में रखना है कि इसके ऊपर जो है, जब सर्कुलर मोशन ये परफॉर्म कर रही होगी तो इसका पानी जो है वो बाहर की तरफ स्पिल आउट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस जो वो एट द सेम टाइम एक्ट कर रही होती हैं। जो ऐसी फोर्स जो इसको बाहर की तरफ खींच कर रखती है वो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जबकि जो इसको इनसाइड जो है वो खींच के रखती है सर्कल के अंदर, वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये बाहर की तरफ यानी ये अंदर की तरफ जो है वो नहीं गिर पाता, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो है वो इक्वल होंगी, जो कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पानी अगर अंदर की तरफ आना चाहेगा तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ खींच के रखेगी। तो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन बी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ वाटर, जो इस वक्त इसके ऊपर सर्कुलर मोशन के अंदर लग रही होगी। बी ऑप्शन को जो है वो आपने मार्क करना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद 17 ऑप्शन हमारे पास है एमसीक्यूज का। अ ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg इज हैंगिंग बाय अ स्ट्रिंग, हाउ मच टेंशन इन इज प्रोड्यूस इज इन स्ट्रिंग। यहाँ पर वो कहते हैं कि एक ब्लॉक हमारे पास है जिसका मैस हमारे पास 10 kg है, जिसको लटकाया गया है एक रस्सी के ज़रिए से, तो उसके अंदर कितनी टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ किस तरह से। लेट्स सपोज कि ये ब्लॉक हमारे पास है जिसका मैस हमारे पास जो है वो 10 kg है, यहाँ पर लिखा गया है, और इसकी रस्सी के अंदर कितनी टेंशन होगी, इस रस्सी के अंदर उतनी ही टेंशन होगी जितना इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। तो W=mg वाले फार्मूले से हम जो है वो इसका वेट निकाल लेंगे। वेट और टेंशन इक्वल होंगे, जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी टेंशन जो है स्ट्रिंग के अंदर ज़्यादा होगी। तो मैस हमारे पास 10 है, मल्टीप्लाई बाय 10 हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 100। तो इसके अंदर जो वेट जो इसकी टेंशन होगी हमारे पास वो वेट के इक्वल होगी। तो यहाँ पर जो टेंशन है वो 100 न्यूटन होगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा वो 100 न्यूटन, बी ऑप्शन बनेगा। उसके बाद सेकंड लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है इस चैप्टर का। द फोर्स विच मूव्स द कार इज, यहाँ पर वो कहता है कि यानी वो कौन सी फोर्स है जो कि कार को मूव करवाती है। बच्चे इसके अंदर अक्सर आमतौर पर गलती करते हैं, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक अगर हम देखें कोई भी चीज़ जो है वो तब मूव करती है जब एक्शन और रिएक्शन जो है वो अपोजिट इन डायरेक्शन और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो। तो और कोई भी चीज़ जो है वो सड़क के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर तभी जो है वो मूव कर सकती है जब अर्थ का या ग्राउंड का जो है वो रिएक्शन आएगा, और वो रिएक्शन जो है वो तभी आ पाएगा अगर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन रोड एंड टायर वो हमारे पास मौजूद होगी। अगर वो रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन ही अगर ना हो, जिससे एक्शन और रिएक्शन ना बन पाए, तो वो गाड़ी जो है वो मूव कभी भी नहीं करेगी। तो इसके जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो बी ऑप्शन को आप मार्क करेंगे, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। यही वजह है कि जो गाड़ी है वो इस वजह से जो है वो आगे की तरफ मूव करती है। इसके बाद हम लास्ट एमसीक्यूज देखते हैं इस चैप्टर का। लास्ट एमसीक्यूज के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। नेट फोर्स ऑन द बॉडी फॉलिंग इन एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू। अब यहाँ पर वो कहता है क्योंकि एक बॉडी जो फ्रीली फॉल कर रही है डाउनवर्ड, तो उसकी जो नेट फोर्स है वो कितनी होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी जो डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव कर रही होती है, उसका वेट और एयर की जो ड्रैग फोर्स है उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है, और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होते हैं। तो इस वक्त और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो इसका मतलब ये है कि जो उसका जो नेट फोर्स होगा उसके अंदर, क्योंकि वेलोसिटी का तो चेंज आ ही नहीं रहा, तो उसका जो एक्सेलेरेशन है वो भी ज़ीरो होगा, तो उसकी जो नेट फोर्स है वो भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो ऑप्शन डी को जो है वो आप मार्क करेंगे, जो इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।